ओके जी। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है बड़ा इम्पोर्टेंट टेक्निकल नॉलेज का एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड। आप सारे लोग क्योंकि कारपोरेट से बिलोंग करते हैं, कारपोरेट सेक्टर से, तो आपको पता है कि सप्लाई और डिमांड क्या होता है। बट टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट सप्लाई एंड डिमांड इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है जी। बाय डेफिनेशन सप्लाई हम किसे कहते हैं? सप्लाई का मतलब होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ सेल ट्रेड्स इन वन स्पेसिफिक मोमेंट के एक लम्हे के अंदर जो टोटल सेल्स की ट्रेड्स होती हैं, टोटल वॉल्यूम सेल का, ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ सेल ट्रेड्स, ठीक है, जो प्लेस हो रही है, ऑर्डर लग रहे हैं सेल के, उसको हम सप्लाई कहते हैं। ठीक है। और इन शॉर्ट सिमिलरली जो डिमांड की डेफिनेशन है फॉरेक्स में, उसे हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ बाय ट्रेड्स, कि एक लम्हे के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ बाय की ट्रेड्स हैं, ठीक है, जितने भी लोगों ने पूरी दुनिया से एक पेयर के अंदर, सेम पेयर के अंदर जो टोटल बाय की ट्रेड्स लगाई हैं, वो कितनी है। तो अब अगर सेलर ज्यादा हो जाए, सेल की ट्रेड्स ज्यादा हो जाएं, ठीक है, ये ज्यादा हो जाएंगी तो बाय की ट्रेड्स कम हो जाएंगी, तो मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। अगर सप्लाई यानी सेल की ट्रेड ज्यादा है तो प्राइस नीचे जाना शुरू हो जाती है। ठीक है। और सिमिलरली अगर जो बाय है यानी बायर्स हैं, बाय की ट्रेड्स टोटल यानी डिमांड ज्यादा है, सेलर कम है, तो प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। तो ये तो होगी बाय डेफिनेशन कि सप्लाई और डिमांड क्या मतलब क्या है इसका फॉरेक्स में। लेकिन आज हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ये जो टेक्निकल नॉलेज है सप्लाई एंड डिमांड का, ठीक है, फिर आगे हमने ये भी देखना है कि हम सप्लाई एंड डिमांड जोन्स कैसे ड्रॉ करेंगे अपने चार्ट के ऊपर। डिमांड जोन्स, हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू ड्रॉ सप्लाई एंड डिमांड जोन ऑन आवर चार्ट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर पे आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटी सी। ठीक है। उससे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा सप्लाई और डिमांड का, ठीक है, फॉरेक्स में। तो वो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि आप एज्यूम कर लें थोड़ी देर के लिए कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, वो एक मैच है, इज अ मैच। जो स्पोर्ट का मैच होता है, कोई भी स्पोर्ट, ठीक है जी। तो आपको पता है कि किसी भी मैच में दो टीम्स होती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से फॉरेक्स में भी आप एज्यूम कर लें कि टू टीम्स हैं, ठीक है। पहली टीम है टीम वन, ठीक है, जिसको मैं नाम देने लगा हूं टीम ए। ये है जी टीम ए, ठीक है। और इसका जो मुकाबला है वर्सेस, वो है टीम बी, टीम बी। ये दो टीमें हैं फॉरेक्स की, और रियलिटी भी यही है। अच्छा, जो नॉर्मल मैच होता है ना किसी भी स्पोर्ट का, उसमें आपको मैच शुरू होने से पहले 100% जो गेम का या मैच का जो रिजल्ट निकलना है उसके बारे में 100% यकीन नहीं होता। हो सकता है बाज औक़ात क्या होता है कि एक जो वीक टीम होती है कंपैरेटिवली, वो भी अच्छा परफॉर्म करके उस स्पेसिफिक मैच में तो रिजल्ट बदल सकती है लोगों की एक्सपेक्टेशन के बरक्स। ठीक है जी। लेकिन ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का मैच होता है ना दो टीमों में, इसमें हर किसी को पहले दिन से शुरू से ही पता होता है कि विनर कौन सी टीम होगी और लूजर कौन सी टीम होगी। अच्छा जी, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं
कि ये जो मैंने लिखा है टीम ए और टीम बी, इसमें कौन कौन से ट्रेडर्स शामिल है। देखिए टीम ए में इसको कहते हैं जनरली स्पीकिंग रिटेल ट्रेडर्स। पूरी दुनिया से जितने भी छोटे ट्रेडर्स होते हैं, जिसमें मैं आप और हमारे जैसे और हमसे बहुत ज्यादा जो पैसे वाले लोग हैं, वो सारे इस ग्रुप में आते हैं टीम ए में। तो इसमें करोड़ हार ट्रेडर्स होते हैं पूरी दुनिया से। लेकिन उनका सबका प्रॉब्लम क्या होता है कि उनके अकाउंट में पैसे थोड़े होते हैं। कितने थोड़े पैसे होते हैं जी? मिसाल के तौर पे किसी का $100 का अकाउंट है, किसी का 1000 का है, किसी का $1 लाख का है, किसी का $5 लाख का है, किसी का $10 लाख का है। तो यानी कि ये चंद $100 से लेके और 1-2 मिलियन डॉलर तक के लोग जो होते हैं वो इस ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो लोग हैं इनको हम रिटेल ट्रेडर्स कहते हैं, यानी ये छोटे ट्रेडर्स हैं। ठीक है, तो इसमें करोड़ों लोग होते हैं पूरी दुनिया से। ठीक है, करोड़ लोग इस ग्रुप में। तो इनका जो मुकाबला है वो होता है टीम बी से। अच्छा, जो टीम बी है इसमें सिर्फ चंद 1000 लोग हैं, अ फ्यू थाउजेंड्स। ठीक है, वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकती हैं, कारपोरेट्स, बैंक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप को जो एक जनरली स्पीकिंग नाम दिया जाता है वो दिया जाता है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी। और इसका एक नेगेटिव नाम भी है जिसे हम कहते हैं माफिया। लेकिन ये माफिया इन अ पॉजिटिव सेंस कहा जाता है इसको। ये नेगेटिव सेंस में माफिया नहीं वर्ड यूज होता फॉरेक्स में। फॉरेक्स में माफिया का मतलब है स्मार्ट मनी। अच्छा, ये लोग टीम बी में ये चंद हजार लोग हैं, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन इनके ये सारे बिलियनियर्स होते हैं, कम से कम इनके अकाउंट्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो फॉरेक्स में हमने शुरू में सीखा था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक दिन में जो एवरेज वॉल्यूम ट्रेड होता है वो तकरीबन 8 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का है। तो उसमें से जो 75 to 80% जो पैसा है ना, 75 to 80% जो फंड्स है, जो कैपिटल है, वो इस ग्रुप के पास है जी। ठीक है, तो जो अब देखें लोग थोड़े हैं ये, लेकिन इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। टोटल जो फॉरेक्स में पैसा लगता है उसका 75 to 80% पैसा इस ग्रुप के पास है, टीम बी के पास। तो फिर टीम बी, जो टीम ए है, इसके पास कितना पैसा हुआ सबका मिला के? बेशक ये करोड़ लोग हैं, लेकिन ये छोटे अकाउंट्स वाले लोग हैं। ठीक है, तो इनके पास ज्यादा से ज्यादा भी जो पैसा है दैट इज 20 to 25% है, नॉट मोर देन दिस। तो अब आपको कहानी की समझ आना शुरू होगी कि क्यों जो हमेशा जो विन करती है, जो जो सब जो टीम कभी फॉरेक्स में नुकसान कर ही नहीं सकती, जिसके चांसेस ही नहीं है कि वो नुकसान करे, वो कौन सी टीम है? वो टीम बी है, क्योंकि इनके पास कैपिटल ज्यादा है। तो आपको पता है कि जिस साइड पे ये लोग ज्यादा ट्रेड लगाएंगे, ठीक है, इकट्ठे होके या तो मार्केट तो उधर ही मूव करेगी ना। अगर इनमें से टीम बी में से ज्यादातर लोग सेल की ट्रेड ले लेते हैं किसी एक पेयर में, तो वो मार्केट सेल में जानी है, नीचे जानी है। और अगर इनमें से ज्यादातर लोग मेजॉरिटी बाय की ट्रेड लेंगे तो वो मार्केट इज बाउंड टू गो अप, बिकॉज उनके पास सप्लाई या डिमांड क्रिएट करने की कैपेबिलिटी मौजूद है ड्यू टू देयर वर्थ कैपिटल, जो उनके अकाउंट्स में पैसा पड़ा हुआ है। ये बात क्लियर होगी जी? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये जो टीम बी है ना, इसके कुछ फीचर्स हम थोड़े से बात को समझने के लिए जल्दी से। ये टीम बी है, ठीक है, और इधर टीम ए है। अच्छा, इसका टीम ए के कुछ फीचर्स क्या हैं, खूबियां, फीचर्स? ठीक है जी, वो ये है कि ये टीम, ये सारे ज्यादातर सेल्फ ट्रेडर्स होते हैं, खुद ट्रेड करते हैं।
ठीक है। और दूसरा दूसरा फीचर क्या है कि छोटे अकाउंट्स होते हैं, स्मॉल मनी। ठीक है जी। अच्छा, इसके मुकाबले में इनके जो टीम बी है, इनके जो फीचर्स है देखें कि अब एक बंदा बिलियनियर है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके पास पैसे पड़े हैं, तो वो आपका क्या ख्याल है कि खुद ट्रेड करने के लिए बैठेगा? ज्यादातर चांसेस हैं कि वो खुद ट्रेड नहीं करेगा, बल्कि दुनिया के जो बेस्ट ट्रेडर्स होंगे उनमें से चंद एक को सिलेक्ट करके वो अच्छा उनको इंसेंटिव्स ऑफर करके टॉप क्लास के उन्हें कहेगा कि भाई आप मेरे लिए ट्रेड करो। ठीक है। तो ये लोग ज्यादातर दे आर नॉट सेल्फ ट्रेडर्स, नॉट सेल्फ ट्रेडर्स, बल्कि इनके लिए बेस्ट ट्रेडर्स जो होते हैं वो ट्रेड कर रहे होते हैं। बेस्ट ट्रेडर्स ट्रेड फॉर देम। तो ये देखें कि इनका ये वीक पॉइंट है, कमजोरी है इस ग्रुप का, और इनका ये प्लस पॉइंट बनता जा रहा है। ये सारे इनके देखिएगा अब प्लस पॉइंट बनेंगे। अच्छा, इनका ये जो लोग होते हैं ये बहुत ज्यादा लालची होते हैं, टू मच ग्रीडी, कि थोड़े वक्त में ये बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, टू मच ग्रीडी। ठीक है जी। ये भी वीक पॉइंट। और इनका ये ग्रीड लेवल होता ही नहीं है, ये रोबोट्स की तरह काम कर रहे होते हैं, इनकी कोई इमोशंस नहीं होती, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स हैं वो उन्होंने दे वर्क ओनली ऑन टारगेट, दे वर्क ऑन देयर टारगेट्स, चाहे वो वीकली है, डेली है या मंथली है। तो उनके अंदर लालच का लेवल ही नहीं होता बिल्कुल भी, तो इनका ये जो है प्लस पॉइंट बन जाता है। इसी तरीके से ये लोग जो होते हैं, ये इनकी जो ट्रेडिंग होती है वो इनकी इमोशंस, यानी कि जो अगर इनकी एक ट्रेड नुकसान में कट जाए तो ये फौरन रिवेंज, मार्केट से बदला लेने का सोचते हैं। ये कहते हैं कि मार्केट की ऐसी की तैसी मेरी ट्रेड नुकसान में चली गई है, तो अब मैं उससे ज्यादा बड़ी ट्रेड लगा के जो है वो नुकसान कवर करना चाहता हूं। इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, मार्केट से बदला लेने की स्ट्रेटेजी। ये लोग रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, ज्यादातर, यानी बदला लेना, गुस्से में आके बदला लेने की कोशिश करते हैं। ये भी वीक पॉइंट है। और ये लोग जो होते हैं ये क्योंकि प्रोफेशनल हैं, ये जब देखते हैं कि नॉलेज बेस्ड जो भी ट्रेड थी अगर वो एसएल हिट हो गया है, तो उनका उस दिन का टारगेट पूरा हो गया नुकसान का, वो या नुकसान का टारगेट पूरा हो जाए तो ट्रेड बंद कर देते हैं, या प्रॉफिट का टारगेट पूरा हो जाए तो वो ट्रेड बंद कर देते हैं। तो इनके लिए ये एक सिर्फ माइलस्टोन अचीवमेंट होती है नुकसान की, नुकसान हो या प्रॉफिट, उनका टारगेट पूरा हुआ है उस दिन का। ठीक है, या उस हफ्ते का या उस महीने का। तो वो बदला नहीं लेते, वो अगले दिन का वेट करते हैं। वो कहते हैं कि आज अगर नुकसान में हमारी एक ट्रेड कट गई है तो इसका मतलब है कि हमारा नॉलेज आज गलत साबित हो गया। फिर वो नॉलेज के मुताबिक अगली बेस्ट ट्रेड मिलने का वेट करते हैं। ठीक है जी। आखिरी पॉइंट में लिखता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये लोग जो होते हैं ना ज्यादातर, ये बहुत ज्यादा जल्दबाज होते हैं। जल्दबाज होते हैं, या तो नॉलेज इनके पास होता नहीं है, और या फिर ये नॉलेज को अप्लाई नहीं करते ट्रेड लेने से पहले। लेकिन ये जो ग्रुप है सारा, ये जल्दबाज नहीं होते। ठीक है, ये पेशेंट होते हैं, यानी बहुत ज्यादा सब्र होता है इनके अंदर, ये वेट करते हैं क्योंकि ये प्रोफेशनल लोग हैं। और इनके पास ये नहीं हो सकता कि नॉलेज ना हो, इनके पास इंतहाई ज्यादा और बड़ा प्रैक्टिस किया हुआ नॉलेज होता है, नॉलेज के ऊपर इनकी ग्रिप बहुत ज्यादा होती है। और ये फिर हमेशा नॉलेज को अप्लाई करके, ठीक है, सही जगह से ट्रेड मिलने का वेट करते हैं। तो जब ट्रेड, बेस्ट ट्रेड मिलती है तब ट्रेड लेते हैं, अप्लाई करके ट्रेड में इंटर होते हैं, बेस्ट ट्रेड लेते हैं। मेरी बात समझ गए? तो इसलिए जो मैंने पिछली स्क्रीन के यहाँ पे पेज के ऊपर लिखा था कि ये एक ऐसा मैच है फॉरेक्स का टीम ए और टीम बी के दरमियान में, जिसमें मैच शुरू होने से पहले ही हर किसी को पता है कि जो ऑलवेज विनर टीम होगी वो कौन सी होगी, जो हमेशा प्रॉफिट में जाएंगे। ठीक है, यानी कि उनका नुकसान थोड़ा और प्रॉफिट ज्यादा ही होगा, वो टीम बी है। और जो ज्यादातर जो ऑलवेज लूजर्स होंगे वो कौन होंगे? वो ये लोग होंगे जी, जिस टीम में हम हैं। तो अब आप जहन में रखें कि
इसलिए कहते हैं कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग बनाई गई है ना, ये बेसिकली ज्यादा पैसे वाले लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि उनका नुकसान नहीं हो सकता लॉन्ग टर्म में। वक्ती तौर पे जो नुकसान है लॉन्ग टर्म में वो कवर हो जाएगा। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम इस टीम ए के अंदर फॉल करते हैं, तो इस जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हमें नॉलेज का सीखना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके ऊपर फिर अमल करना और भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है सप्लाई और डिमांड, याद रखें कि ये जो टीम बी के जो प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है, ये सबसे ज्यादा जिस नॉलेज के ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं वो तो ये जो टीम बी के जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, ये जहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो नॉलेज है वो अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, जहां पे चैनल्स बना रहे होते हैं, वहां पे ये तीसरा जो टेक्निकल नॉलेज है वो सप्लाई एंड डिमांड जोन्स का नॉलेज है, जिसको ये बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। ठीक है ना, तो इसके ऊपर ये अमल करते हैं, ज्यादा रिलाय ज्यादा करते हैं। तो इसलिए हमें इस नॉलेज का जो है वो ना सिर्फ पता होना चाहिए, बल्कि इसकी हमें प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी चाहिए। जस्ट एक सेकंड जी। ओके जी, तो याद रखें कि जो MT5 है ना हमारा, MT5, उसके ऊपर जब हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है, जब भी हम ट्रेड लेते हैं, तो ट्रेड तीन किस्म की होती है। ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेड होती है। पहली, जिसे हम कहते हैं मार्केट एग्जीक्यूशन, जो जैसे ही हम बटन दबाते हैं बाय का या सेल का, तो ट्रेड लग जाती है लॉट का साइज सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, एग्जीक्यूशन, मार्केट एग्जीक्यूशन इसे कहते हैं। इसके अलावा एक ऑर्डर दूसरे होते हैं जिनको हम पेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है जी, यानी कि ऑर्डर नॉलेज के मुताबिक आप लगा देते हैं, लेकिन वो ट्रिगर नहीं होते, वो एक्टिवेट नहीं होते जब तक कि कैंडल उनको वहां पे जाके टच नहीं करेगी। यानी आप सेल का पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं, जिसको सेल लिमिट कहते हैं, सेल लिमिट। ठीक है, और दूसरा जो है सेल का पेंडिंग ऑर्डर होता है सेल स्टॉप। ये हम अगले सेशन में बात करेंगे कि ये इनमें, ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स है, सेल लिमिट ये क्या होता है। ठीक है, और सेल स्टॉप जो पेंडिंग ऑर्डर है ये क्या होता है। इसी तरीके से जो बाय के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, वो एक बाय लिमिट होता है, बाय लिमिट, और इसी तरीके से बाय स्टॉप। ठीक है, ये हम अगले सेशन में बात करेंगे MT5 के ऊपर। तो ये जो नॉलेज है हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन का, डिमांड जोन्स का, ठीक है, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है उन ट्रेडर्स के लिए जो पेंडिंग ऑर्डर्स लगाते हैं। ठीक है जी, वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिलाय करते हैं। लेकिन जो मार्केट एग्जीक्यूशन वाले ट्रेडर हैं, यानी इंस्टेंट ऑर्डर जो होता है फौरन लग जाता है, उसी वक्त बटन दबाया तो ऑर्डर ट्रेड शुरू हो गई, तो वो भी इक्वली इससे एक फायदा उठा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी, सप्लाई और डिमांड जोन को शुरू करते हैं। देखिए, फॉरेक्स के अंदर सप्लाई एंड डिमांड का जो कंसेप्ट है, इसके अंदर चार तरह की जो कैंडल्स की मूवमेंट होती है, कैंडल की कैंडल्स की चार तरह की मूवमेंट होती है। अब आपने यहां पे कंफ्यूज नहीं होना। हमने बात की थी इससे पहले कि तीन तरह की वेव्स बनती हैं,
ठीक है ना, एक बुलिश वेव होती है, एक बेरिश वेव होती है, एक साइडवेज वेव होती है। वो बड़ी वेव थी, वो बड़ा ट्रेंड था। ठीक है, वो अपनी जगह पे एक थंब रूल है, वो हमेशा आप उसको चैलेंज नहीं कर सकेंगे, वो हकीकत हमेशा रहेगी फॉरेक्स में। ठीक है जी। उसके अंदर जब हम बड़ी वेव के अंदर सप्लाई एंड डिमांड की बात करेंगे, तो उसमें कैंडल की जो छोटी मूवमेंट होती है वो चार तरह की होती है। ये हम छोटी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, बड़ी मूवमेंट के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, वो कौन सी मूवमेंट होती है? जो पहले मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो पहली मूवमेंट होती है ना, फर्स्ट, ठीक है, वो होती है जिसे आप कहते हैं रैली, और फिर बेस, और फिर रैली। इसको हम अगर इंग्लिश में लिखें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, रैली, फिर बेस, एंड देन रैली। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लें कि रैली किसे कहते हैं, रैली करना किसे कहते हैं। जब भी कोई एक या एक से ज्यादा ग्रीन कैंडल्स बने, ठीक है, जब भी एक या एक से ज्यादा ग्रीन कैंडल्स बने, यानी प्राइस नीचे से ऊपर जाना शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पे एक कैंडल बड़े साइज की बन गई, ठीक है, एक कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी कैंडल उस पहली कैंडल से भी ऊपर चली गई, ठीक है, तीसरी कैंडल बनी, उसने जो पिछली कैंडल थी उसके हाई को तोड़ के और ऊपर चली गई। ठीक है, अब देखें ये एक रैली हो रही है, तो हम कहेंगे कि कैंडल्स आर रैलिंग, यानी कि ऊपर जा रही है, नीचे से रैली कर रही है, यानी ऊपर बढ़ जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, तो रैली का मतलब है कि जब भी एक या एक से ज्यादा कैंडल्स नीचे, ग्रीन कैंडल्स बनती हैं जिसमें हर अगली कैंडल पिछली कैंडल के हाई को तोड़ के ऊपर क्लोज होती है, तो उसको हम कैंडल्स का रैली करना कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, बेस का मतलब होता है बुनियाद। तो जब भी कैंडल्स जो हैं रैली करने के बाद आप देखें कि कभी ऐसी एक कैंडल बने, ठीक है, या एक से ज्यादा कैंडल्स, कि जो ये बताए कि ना तो ये ऊपर गई कैंडल और ना ये नीचे गई। अब देखें ये एक कैंडल बनी, ठीक है, यहां पे। अब इसका कलर ग्रीन भी हो सकता है बॉडी का, और रेड भी हो सकता है, और बाज औकात बॉडी ना भी हो, यानी कि प्लस का साइन भी हो सकता है, विदाउट एनी कलर। अब आप देखें कि ये चार कैंडल्स जो मैंने बनाई हैं, ये क्या बता रही हैं कि यहां से लेके ये कैंडल, पिछली कैंडल्स यहां पे क्लोज हुई, उसके बाद अगली कैंडल इसके हाई पॉइंट से ऊपर जाके क्लोज हुई, उसके बाद अगली कैंडल पिछले के हाई पॉइंट से ऊपर जाके क्लोज हुई, ठीक है, यहां पे। तो इट मींस के हर कैंडल में, चाहे जितनी भी कैंडल्स थी, तीन थी, चार थी, एक थी, दो थी, प्राइस जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती रही है। लेकिन ये एक कैंडल जो फोर्थ कैंडल बनी है, इसने ये रैली होने वाला सिलसिला जो था उसको स्टॉप कर दिया है, रोक दिया है। क्योंकि ये जो फोर नंबर कैंडल है, 4 नंबर, ये आप देखें कि ना तो प्राइस को इसने ऊपर लेके, जितना ऊपर लेके गई थी देखें, ठीक है, पिछली से उतना ये नीचे भी ले आई है। तो ये एक 50-50 वाली कैंडल बन गई जिसने उस रैली को स्टॉप कर दिया। अब इसके बाद हो सकता है कि ये अकेली कैंडल ही ऐसी हो, ठीक है, और हो सकता है कि यहाँ पे एक से ज्यादा कैंडल्स इस तरीके से बनना शुरू हो जाएं, ठीक है, जैसे ये कैंडल है, ठीक है, जैसे इसके बाद लेट्स से कि एक कैंडल और बन गई इस तरीके की। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये तीन कैंडल्स या तीन से ज्यादा कैंडल्स यहाँ पे ऐसी बनी कि जो रैली हो रही थी ना, प्राइस ऊपर जा रही थी पहले, ठीक है, ये रैली हो रही थी यानी प्राइस ऊपर जा रही थी, इसको, रैली को इन कैंडल्स ने रोक दिया। ठीक है, तो यहां पे जो, मैं अगले पेज के ऊपर थोड़ा सा इसको मजीद क्लियर करता हूं, या जी, मिसाल के तौर पे कि ये रैली हो रही थी, नीचे से ग्रीन कैंडल्स ऊपर जा रही थी, ठीक है, अब देखें ये रैली हो रही है, ग्रीन कैंडल्स हैं, प्राइस सबको नजर आ रहा है नीचे से ऊपर जा रही है। अब क्या हुआ कि यहां पे एक कैंडल ऐसी बन गई कि जिसने
प्राइस को ऊपर जाने से रोक दिया, चाहे इसका कलर रेड है बॉडी का, ठीक है, और चाहे जो है वो ग्रीन है, इससे फर्क नहीं पड़ता। बाजुकात एक से ज्यादा कैंडल इस तरीके से बन जाती हैं, ये लें जी, ठीक है, और बीच में लेट से कि एक कैंडल कुछ इस तरीके से भी बन गई जिसकी बॉडी ना होने के बराबर है, या ये। अब आप देखें कि ये जितनी भी मैंने कैंडल्स बनाई है, चार कैंडल्स, ये चारों की चारों कैंडल्स ऐसी हैं, ये रैली नहीं कर रही, ठीक है, बल्कि उस रैली को इन्होंने रोका और ये बेस बना रही है यहां पे। तो इसको हम, ये जितनी भी कैंडल्स ने प्राइस को ऊपर जाने से रोक दिया है, सारी कैंडल्स के लो पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, एक लाइन से, और हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, और आगे राइट साइड पे इन लाइनों को बढ़ा देंगे। तो इस सारे एरिया को हम बेस कहेंगे, ठीक है जी, कि ये बेस बन रहा है। इससे पहले प्राइस नीचे से ऊपर जा रही थी, यानी रैली हो रही थी, ये रैली हो रही है यानी प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है, ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। फिर जब प्राइस ऊपर जाने सिलसिला रुका, ठीक है, तो जितनी देर तक वो सिलसिला साइडवेज में, अब दूसरे लफ्जों में प्राइस ना ज्यादा ऊपर जा रही है बेस में और ना नीचे जा रही है, एक जगह पे रुक गई है, यानी उसको हम बेस कहेंगे, सप्लाई और डिमांड को समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, जब भी ये बेस टूटेगा तो उसके बाद जो प्राइस अगर ऊपर भी जा सकती है बेस को तोड़ के, फिर दोबारा रैली करना शुरू कर देगी, ठीक है, और नीचे भी जा सकती है। तो जो हमने पहली टाइप लिखी वो कौन सी लिखी थी, पहली टाइप किस्म जो हमने लिखी थी, चार किस्म की मूवमेंट है। पहली हमने लिखी थी रैली, फिर हमने लिखा था बेस, और फिर उसके बाद रैली, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बेस जब टूटे और टूटने के बाद ऊपर की तरफ अगर टूटे, याद रखें कि जब भी बेस टूटेगा, चाहे वो ऊपर की तरफ टूटे चाहे वो नीचे की तरफ टूटे, तो बेस को तोड़ने वाली जो कैंडल होगी ना, वो बहुत बड़ी कैंडल होगी, वो नॉर्मल कैंडल नहीं होगी, ठीक है। तो इस कैंडल को, जो कैंडल बेस को तोड़ेगी, ठीक है, उसको हम हाई वॉल्यूम कैंडल कहेंगे, हाई वॉल्यूम कैंडल, ऐसी कैंडल जिसमें ज्यादा वॉल्यूम इंटर हुआ, चाहे वो उस कैंडल का ग्रीन कलर हो, अगर ऊपर की तरफ बेस टूटेगा, वॉल्यूम कैंडल ग्रीन बनेगी, तो वो जाहिर है ऊपर की तरफ तोड़ेगी। और इसी तरीके से अगर वो नीचे की तरफ वॉल्यूम कैंडल रेड बनेगी, तो वो बेस को नीचे की तरफ तोड़ेगी, तो वो भी बड़ी हाई वॉल्यूम कैंडल होगी। ये बुलिश हाई वॉल्यूम बुलिश कैंडल बन गई ऊपर की तरफ जाने वाली, और जो नीचे की तरफ रेड कैंडल तोड़ेगी बेस को, उसको हम कहेंगे हाई वॉल्यूम बेरिश कैंडल। ये बात क्लियर हो गई जी। अच्छा, इसके बाद आप देखें हम क्या कह रहे हैं कि बेस टूट गया और इसके बाद फिर रैली शुरू हो गई। तो इसका मतलब है कि एक कैंडल बाहर निकली वॉल्यूम, उसके बाद अगली कैंडल इससे मजीद ऊपर जाएगी, फिर अगली कैंडल इससे मजीद ऊपर जाएगी, यानी फिर आप देखें कि बेस टूटने के बाद अब रैली बनना शुरू हो गई है, प्राइस नीचे से फिर ऊपर जा रही है, तो हम कहेंगे कि रैली हो रही है, यानी कि प्राइस इज रैलिंग। तो अगर इस तरीके का पैटर्न हो, ठीक है जी, कि पहले ग्रीन कैंडल्स बने, एक या बड़ी कैंडल या छोटी कैंडल्स एक से ज्यादा, बाजू का 10-10 15-15 20-20 कैंडल्स भी आपको नजर आएंगी ग्रीन कैंडल्स इकट्ठी, वो हम चार्ट के ऊपर कल के सेशन में देखेंगे। तो उसके बाद वो बेस बने, प्राइस यानी कि रैली रुके और बेस बने, उसके बाद फिर बेस टूटे और ऊपर की तरफ टूटे और फिर रैली ऊपर की तरफ होना शुरू हो जाए, तो इस पैटर्न को हम कहते हैं रैली बेस रैली पैटर्न, ठीक है जी। इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं जी आर बी एंड आर पैटर्न। तो पहला पैटर्न जो होता है सप्लाई और डिमांड जोन के अंदर, वो ये होता है आरबीआर पैटर्न, यानी रैली बेस रैली पैटर्न, ठीक है। अब जो देखें दूसरा मैंने आपको वेव बताई थी, वो क्या थी कि रैली बेस, बेस के बाद ऊपर की तरफ नहीं टूटा बल्कि वो नीचे की तरफ टूट गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, रैली
बेस और ड्रॉप, ठीक है। अगर बेस नीचे की तरफ टूटेगा तो उसको हम ड्रॉप कहेंगे, जब प्राइस ऊपर से नीचे जाएगी उसको हम ड्रॉप कहेंगे। तो ये तो हो गया पहला पैटर्न। अब आते हैं जी दूसरे पैटर्न पे। जो दूसरा पैटर्न होगा वो होगा रैली, यानी नीचे से प्राइस ऊपर जा रही थी, फिर रास्ते में उसने बेस बनाया, और जब बेस से मार्केट बाहर निकली तो रैली करने की बजाय उसने नीचे की तरफ ड्रॉप हो गई, प्राइस नीचे गिरना शुरू हो गई। ठीक है, तो इसको जरा देखिएगा कि सेम वही रैली हो रही है, कैंडल्स नीचे से ऊपर जा रही हैं, और एक कैंडल ने रास्ते में प्राइस को रोका। ठीक है, मिसाल के तौर पे वो कैंडल बनी कुछ इस तरीके से, ये एक कैंडल इस तरीके से बन गई। तो ये साफ बता रही है, देखें ये 50-50 कंफ्यूजन वाली कैंडल है, ना ऊपर जा रही है प्राइस ना नीचे जा रही है। और ज्यादातर चांसेस में इसके बाद अगली भी जो कैंडल्स होंगी वो कुछ इसी तरीके से 50-50 कंफ्यूजन वाली कैंडल्स बनेंगी। ठीक है, तो आप देखें ये क्या बन रहा है जी, ये बेस बन रहा है आगे, क्योंकि प्राइस ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। अच्छा, हम क्या करेंगे कि हम इसको बेस का जो एरिया होगा उसमें सारी कैंडल्स के जो लो और सारी कैंडल्स के जो हाईज होंगे उनको दो लाइनों से एक चैनल की शक्ल देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि जब ये बेस टूटेगा तो हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये ड्रॉप हुआ है या रैली हुआ है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एक कैंडल यहां से इस बेस को तोड़ती है, जो भी कैंडल इस बेस को तोड़ेगी उसके लिए शर्त यह है कि वो बड़ी कैंडल होनी चाहिए। अगर नीचे की तरफ तोड़ रही है तो उसका कलर रेड होगा, तो ठीक है, और वो बेस के नीचे ही क्लोज होगी। इसी तरीके से जो कैंडल बेस को ऊपर की तरफ तोड़ेगी तो वो बेस के बाहर ही क्लोज होगी ऊपर जाके। ठीक है जी, तो अब हम इस केस में ये कहेंगे कि ये बेस नीचे की तरफ टूटा है, और ये वाली जो कैंडल है इसको हम नाम देंगे कौन सा, ये वाली जो कैंडल है ये हाई वॉल्यूम बेरिश कैंडल है। नीचे की तरफ जो हाई वॉल्यूम वाली कैंडल बनी है बेरिश कैंडल। ठीक है, और इसके बाद प्राइस अब ड्रॉप, यानी कि ये ड्रॉप हुई है, गिरी है नीचे, तो इसके बाद प्राइस अगर नीचे मूव करना शुरू कर दे तो हम कहेंगे कि ये क्या हो गई है, कि जैसे नीचे से प्राइस ऊपर कैंडल्स ऊपर जा रही थी तो हम कह रहे थे कि क्या हो रहा है जी, हम कह रहे थे कि रैली हो रही है। अगर प्राइस नीचे से ऊपर जा रही हो तो हम कह रहे थे कि प्राइस इज रैलिंग। ठीक है, ये रैली हो रही थी, बेस बना। ठीक है, ये बेस बना था। और अगर प्राइस ऊपर से नीचे जा रही है तो हम कहेंगे कि प्राइस इज ड्रॉपिंग और फॉलिंग। ठीक है, तो इट्स ड्रॉपिंग, गिर रही है ऊपर से नीचे, तो ये ड्रॉप है। ठीक है, ड्रॉप। तो इस रैली को या इस पैटर्न को हम कहेंगे रैली, यानी पहले शुरू में रैली हुई, फिर बेस बना, फिर ड्रॉप हो गई, यानी कि बेस नीचे की तरफ टूटा। तो इसको हम पैटर्न को इंग्लिश में कहेंगे रैली मींस आर, और बेस मीन बी, और ड्रॉप मींस डी। आर बी डी पैटर्न। तो ये दूसरा पैटर्न ये हो गया जी। टोटल हमने क्या कहा कि चार पैटर्न्स होते हैं, क्योंकि पांचवा पैटर्न हो नहीं सकता, आपको खुद समझ लगेगी। अगले दो पैटर्न क्या हो सकते हैं, अगला पैटर्न ये हो सकते हैं दो, कि अभी तक हमने जो दो पैटर्न दिए हैं उसमें हमने शुरू किया रैली के, शुरू में प्राइस नीचे से ऊपर जा रही थी, नीचे बेस के बाद या ऊपर जा सकती थी या नीचे जा सकती थी, या रैली कर सकती थी बेस के बाद, या ड्रॉप हो सकती थी। अब दो पैटर्न कौन से रह गए हैं, कि अब हम फर्ज ये करेंगे कि प्राइस ऊपर से नीचे जा रही थी, ड्रॉप हो रही थी, फिर क्या होगा, बेस बना, ड्रॉप, बेस, फिर ऊपर की तरफ टूटा रैली, या नीचे की तरफ दूसरा टूटा तो ड्रॉप। ठीक है, वो अगले दो पैटर्न है हमारे, सिंपल। अब मिसाल के तौर पे, अच्छा जी, अगला पैटर्न हमारा होगा तीसरा, ड्रॉप पैटर्न्स, जो ड्रॉप से शुरू होंगे। दो पैटर्न रैली से शुरू होते हैं और दो ही पैटर्न ड्रॉप से शुरू होते हैं। तो पहले हम कहेंगे कि प्राइस ड्रॉप हो रही थी,
यानी नीचे गिर रही थी, गिरते हुए रुकी, बीच में बेस बना, बेस बनने के बाद दो दो ही पैटर्न बन सकते हैं, या प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, रैली कर सकती है, या बेस को नीचे की तरफ तोड़ के ड्रॉप कर सकती है। तो हम दोनों डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्ज करते हैं हम पहले कहते हैं जी कि बेस के बाद प्राइस जो है रैली कर गई, ऊपर चली गई, बेस को ऊपर की तरफ टूटा। तो वो कैसे होगा कि आप देखिएगा, ये ऊपर से प्राइस नीचे गिर रही थी, यानी रेड कैंडल्स बन रही थी। तो हम कह रहे थे कि प्राइस इज, ये ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉपिंग। ठीक है, ये देखें ड्रॉप, यानी प्राइस ऊपर से नीचे जा रही है। तो अब क्या हुआ कि रास्ते में जो कैंडल रुकी, ठीक है, कंफ्यूजिंग कैंडल बनी इस तरीके से, और आगे जो है कुछ और कैंडल्स ने उसको फॉलो करना शुरू किया। ज्यादातर केसेस में, बास केसेस में सिर्फ एक कैंडल ही बेस बनाती है, वो हम रियल चार्ट पे देखेंगे। तो बेस एक कैंडल का भी हो सकता है, ठीक है, वो कैंडल 15 मिनट की भी हो सकती है, 30 मिनट की भी हो सकती है, 1 घंटे की, 4 घंटे की, एक दिन की। जिस चार्ट के ऊपर आप नॉलेज अप्लाई करके बैठे हुए हैं, उस चार्ट के ऊपर आपको ये बेस एक कैंडल का भी मिल सकता है, और एक से ज्यादा कैंडल्स का भी मिल सकता है। ठीक है जी। तो अब देखें कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये बेस था, ये छोटा बेस बना कंपैरेटिवली, इतना 2-3 कैंडल्स का। तो हमने क्या किया था कि ये बेस जब बन रहा था तो हमने बेस के लो जो कैंडल्स के पॉइंट्स थे उनको, और बेस के जो हाई कैंडल्स के पॉइंट्स थे उनको कनेक्ट किया था दो लाइनों से, और लाइनें आगे खींच दी थी, ताकि जब ये बेस टूटे तो हमें पता चल जाए कि ये नीचे की तरफ टूटा है कि ऊपर की तरफ टूटा है। तो अब अगर ये ऊपर की तरफ टूटेगा तो वो रैली होगी ना। तो अगर लेट से कि यहां से एक वॉल्यूम कैंडल ऊपर की तरफ निकलती है, ठीक है, ग्रीन, और बेस को ऊपर तोड़ के और ऊपर ही क्लोज होती है, तो ये हाई वॉल्यूम कैंडल हो गई। ठीक है, बुलिश वॉल्यूम कैंडल। तो अब ये ऊपर की तरफ टूटा है ना बेस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब अगर इसको हम कहेंगे, अगर ये प्राइस मजीद ऊपर जा रही है, अच्छा बाज औकात क्या हुआ कि बेस को तोड़ने वाली सिर्फ जो एक ही कैंडल बड़ी ऊपर की तरफ ग्रीन बनी, वॉल्यूम कैंडल, और आगे फिर यहां पे बेस बन जाएगा, फिर प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो वो अकेली जो बुलिश कैंडल अगर बड़ी है तो उसको भी रैलिंग रैली ही कहेंगे। ठीक है, ये आप चार्ट के ऊपर आएंगे, हम रियल प्रैक्टिस जब करेंगे। तो अब आप देखेंगे प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई है, तो हम फिर कहेंगे कि यहाँ पे प्राइस ने रैली करना शुरू कर दिया, यानी कि नीचे से ऊपर ये रैली हो रही है। यहाँ पे बेस बना था, और यहाँ पे पहले जो है प्राइस ड्रॉप हुई थी। तो इस पैटर्न को हम कहेंगे ड्रॉप, यानी डी, और बेस यानी बी, और रैली यानी आर। तो डीबीआर पैटर्न। ठीक है जी, लास्ट पैटर्न रह गया जी हमारा चौथा, वो कौन सा है? देखें, ये ड्रॉप, फिर बेस बना, फिर ड्रॉप। और फिर अब बेस ऊपर की तरफ नहीं टूटी, बल्कि रेड कैंडल ने नीचे की तरफ टूटी। ठीक है, चौथा यही पैटर्न बचता है, ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप। सिंपल, कि यहां से ये वॉल्यूम कैंडल ऊपर जाने की बजाय, चले मैं ये बना लेता हूं, एक कैंडल ये आई नीचे, अगली कैंडल नीचे, प्राइस नीचे जा रही है, ये ड्रॉप हो रही थी, यहां पे प्राइस रुकी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कैंडल्स ने रोकी, ठीक है, और ये बेस बना था हमारा, और इस बेस को एक बड़ी वॉल्यूम कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक किया था, रेड कैंडल ने, और उसके बाद फिर फर्दर प्राइस आगे ड्रॉप होना शुरू हो गई थी। तो हम कहेंगे ड्रॉप, बेस, डीबीडी। और ड्रॉप। तो दिस पैटर्न जो है, इस पैटर्न को हम कहेंगे ड्रॉप के लिए डी शॉर्ट में यूज करेंगे, और बेस के लिए हम बी यूज करते हैं शॉर्ट में, और फिर ड्रॉप के लिए हम डी यूज करेंगे, यानी डीबीडी पैटर्न। तो ये जी हमारे सप्लाई एंड डिमांड जोन्स का जो कंसेप्ट होता है, उसमें चार जो वेव्स के पैटर्न बनते हैं। तो देर आर 4 पैटर्न जी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है, पहला जो पैटर्न है, हम रैली वाले दो पहले कर लेते हैं। रैली,
से जो शुरू हुआ, प्राइस नीचे से ऊपर जा रही थी, फिर बेस बना, ठीक है, और एक में प्राइस ऊपर निकल गई और एक में प्राइस नीचे आ गई, और दो हमारे ड्रॉप से शुरू हुए, प्राइस नीचे जा रही थी और बेस बना दोनों में, और एक में बेस ऊपर की तरफ यानी रैली कर गई, ऊपर की तरफ टूटा, और एक में बेस ड्रॉप नीचे की तरफ टूट गया। तो ये हमारे चार पैटर्न हैं फॉरेक्स में, सप्लाई एंड डिमांड के कंसेप्ट को आगे समझने के लिए, डिमांड्स कंसेप्ट। ये बात क्लियर हो गई जी। अच्छा, मेरे ख्याल में आज का सेशन हम यहां तक ही रखते हैं, क्योंकि अब आपके क्वेश्चंस का सेशन कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा दोस्त जो हैं वो ये कहते हैं कि सेशन का टाइम थोड़ा होना चाहिए ताकि चीजों को याद करने की, उनको प्रैक्टिस करने की हमें हमारे पास टाइम मिले। तो अब जो अगला पार्ट है इसका, ठीक है, मजीद इसको समझना और इसको चार्ट के ऊपर अप्लाई करना, वो इंशाल्लाह हम कल के सेशन में करेंगे। तो आज के लिए आपका इतना ही होमवर्क होगा कि आपने ये चार जो पैटर्न्स हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है पेंसिल से पेपर के ऊपर बना के, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। तो अच्छा, एक बात मैं और कर देता हूं आगे, थोड़ा सा मजीद 2 मिनट 3 मिनट बात कर लेते हैं इसके ऊपर, कि याद रखने वाली बात यह है, याद रखें कि सप्लाई और डिमांड जोन्स हमेशा बेस में ही बनते हैं। क्या मतलब हुआ? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है अगले टॉपिक के लिए, कि फॉरेक्स के अंदर हमने चार्ट के ऊपर सप्लाई और डिमांड जोन बनाने होते हैं, ड्रॉ करने होते हैं। तो वो जो सप्लाई और डिमांड के जोन बनते हैं ना, वो सिर्फ बेस में बनते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा ये जो चारों वेव्स के पैटर्न्स हैं जो हमने पढ़े हैं वन बाय वन, ठीक है, इनमें चारों में बेस तो बना ना कॉमन। तो ये जो बेस है ना, ये बड़ा कॉमन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है, ठीक है जी। तो अगर बेस ऊपर की तरफ टूटे, किसी भी पैटर्न में बेस जो है वो ऊपर की तरफ टूटे, तो जो वॉल्यूम कैंडल होती है जो ऊपर की तरफ बेस को तोड़ती है, जो बड़ी ग्रीन कैंडल होती है, उस ग्रीन कैंडल से पहले या नजदीक तरीन हमने एक बोरिंग कैंडल ढूंढनी होती है। मैं आगे लिख देता हूं यहां पे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला। बेस को तोड़ने वाली वॉल्यूम कैंडल, वो ग्रीन भी हो सकती है, बड़ी कैंडल ऊपर की तरफ जो तोड़े, रेड भी हो सकती है जो नीचे की तरफ तोड़े, ठीक है। बेस को तोड़ने वाली वॉल्यूम कैंडल से पहले, यानी बेस में जो बोरिंग कैंडल, बोरिंग कैंडल होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत अहम होती है। अच्छा, एक वर्ड मैंने यूज किया है बोरिंग कैंडल। ये क्या होती है जी बोरिंग कैंडल? इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल के सेशन में। तो मैं यहां पे लिखने लगा हूं बोरिंग कैंडल क्या है। जैसा कि इस कैंडल के वर्ड से, बोरिंग से, पता चल रहा है कि बोर करने वाली, ऐसी कैंडल जो हमें ये ना बताए कि इस कैंडल के क्लोज होने पे हम क्या नतीजा अखज करें कि प्राइस ऊपर गई कि नीचे गई। जो 50-50 में क्लोज हो जाए, जिसमें जो क्लोज होती है तो उसकी जो शेप इस तरह की बनती है
कि उसमें 50-50 कंट्रोल होता है, 50% जितना कंट्रोल बायर्स का था उतना ही कंट्रोल सेलर्स का है, उस कैंडल को हम बोरिंग कैंडल कहते हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होगी मैं लिख देता हूं, बल्कि उर्दू में लिखता हूं ताकि हर किसी को, मेरे जैसे बंदों को भी समझ आ जाए। बेस के अंदर, बेस के अंदर हर वो कैंडल जिसकी बॉडी, बात बॉडी की हो रही है, कैंडल की बॉडी की बात हो रही है, जिसकी बॉडी का साइज, यहां पे बात रुकी, काम आएगी ये, बॉडी का साइज कैंडल के टोटल साइज का 50% हो या 50% से भी कम हो, उस कैंडल को हम बोरिंग कैंडल कहते हैं जी। क्लियर हुई बात कि बेस के पहले बोरिंग कैंडल कहां पे हमने ढूंढनी है, बेस के अंदर। बेस के अंदर हर वो कैंडल, किसी भी बेस के अंदर, चाहे चारों चार पैटर्न है ना, पैटर्न कोई भी हो, बेस तो का हर किसी में बनेगा पैटर्न में, उस बेस के अंदर बनने वाली हर वो कैंडल, मिसाल के तौर पे एक कैंडल है, ठीक है, उसका टोटल साइज है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, और उसकी बॉडी जो है वो है इतनी, ये इसकी बॉडी का साइज है। कैंडल क्लोज हो गई है ना, तभी पता चलेगा कि इसकी शक्ल किस तरह की है। अब आप देखें ये जो कैंडल है, इसका टोटल साइज यहां से लेके यहां तक है, तो आप देखें कि इसकी जो बॉडी है उसका साइज टोटल साइज से आधा है या आधे से भी कम है, तो ये बोरिंग कैंडल है जी। बिल्कुल है, ये तो तकरीबन 30% लग रही है बॉडी इसकी टोटल साइज का, 32-35% ऐसा है ना, तो ये बोरिंग कैंडल है। इसी तरीके से एक कैंडल बनी, चाहे उसका कलर रेड है, ग्रीन है, चाहे वो विदाउट बॉडी है, एक कैंडल ये बनी बेस के अंदर, आप देखें इसकी टोटल साइज देखें कितना बड़ा है कैंडल का, और बॉडी जो है साइज के मुकाबले में शायद 10% भी नहीं है, 15%, तो ये भी बोरिंग कैंडल है। ठीक है, एक कैंडल इस तरीके से बनी, ये उसकी बॉडी है ही नहीं, तो ये भी बोरिंग कैंडल है। क्यों? कि टोटल साइज के मुकाबले में बॉडी का साइज आधा या आधे से भी कम होना चाहिए, तो वो बोरिंग कैंडल है। और शर्त क्या है कि वो बेस के अंदर होनी चाहिए। तो हर वो कैंडल जो बेस के अंदर बने और उसकी टोटल जो बॉडी का साइज है वो टोटल कैंडल के साइज से आधा हो या आधे से भी कम हो, उसको हम बोरिंग कैंडल कहेंगे। ये आपने याद रखना है जी। कल का सेशन हम यहां से ही आगे शुरू करेंगे, और पहले हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह के सप्लाई और डिमांड जोन। व्हाइट स्क्रीन पे मैं बताऊंगा कि कैसे बनते हैं, उसके बाद उसकी हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे लाइव चार्ट्स के ऊपर। ठीक है जी, अब आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं जी। रिकॉर्डिंग यहाँ पे अब खत्म हो जाती है और आप क्वेश्चंस अपने शुरू कर सकते हैं। माइक ओपन कर सकते हैं आप।